इमरान का कदो कामत में पहचानती हूँ, लेकिन ये लोग दुर्रे की तरफ तो नहीं जा रहे। फिर रेखा ने कहा, मादाम, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि ये लोग किधर जा रहे हैं और क्यों। अचानक उस आदमी ने कहा, जो पहले से चट्टान के पीछे मौजूद था। ओ, जल्दी बताओ, रेखा ने चौंक कर कहा। उसने दूरबीन आंखों से हटा ली थी। मादाम, जिस पहाड़ी की तरफ ये बढ़ रहे हैं, उस पहाड़ी पर एक कुदरती क्रैक मौजूद है। ये क्रैक उस पहाड़ी की दूसरी तरफ जा निकलता है और वहां से एक लंबा चक्कर काटकर उस जगह पहुंचा जा सकता है जहां से फिरोजा को रास्ता जाता है। इस तरह दुर्रे से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये क्रैक बेहद तंग है, इसलिए उससे गुजरना खासा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल गुजरा जा सकता है। उस आदमी ने जवाब दिया। ओ, तुम्हारा क्या नाम है? रेखा ने कहा। मेरा नाम शेखर है मादाम, उस आदमी ने जवाब दिया। जिस जगह ये क्रैक खत्म होता है वो जगह तुम जानते हो? रेखा ने कहा। यस मादाम, मैंने बताया है कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, शेखर ने कहा। ये लोग अगर उस क्रैक में दाखिल हों तो उन्हें वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? रेखा ने कहा। कम से कम 2 घंटे मादाम, शेखर ने जवाब देते हुए कहा। काशी, तुम जाकर वो जगह देखो और फिर अपने चंद आदमियों को वहां इस अंदाज में छुपा दो कि उस क्रैक से निकलने वाले किसी सूरत बच न सके। हम वहीं उनका शिकार खेलेंगे। मैं इस दौरान उन्हें चेक करती रहती हूँ, रेखा ने कहा। ठीक है, आओ शेखर, काशी ने कहा। तो शेखर सर हिलाता हुआ उठा और फिर वो दोनों तेजी से चलते हुए आगे बढ़ गए, जबकि रेखा चट्टान के पीछे जमीन पर लेट गई और उसने दूरबीन आंखों से लगा ली। वो लोग अब पहाड़ी के करीब पहुंचने वाले थे। अब तुम बचकर न जा सकोगे इमरान, अब तुम्हारी मौत मुकद्दर हो चुकी है, रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो सब एक एक करके एक चट्टान के पीछे गायब हो गए तो रेखा बेख्तियार उठकर बैठ गई। ये वाकई उस क्रैक से गुजरेंगे और अगर शेखर न बताता तो ये हमारी पुष्ट पर पहुंच जाते, रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद काशी वापस आ गई। क्या हुआ, कहाँ हैं ये लोग? काशी ने कहा। वो एक चट्टान के पीछे गायब हो गए हैं। इसका मतलब है कि शेखर की बात दुरुस्त है, और अगर शेखर को इस क्रैक के बारे में मालूम ना होता तो ये लोग ऐन हमारी पुष्ट पर पहुंच जाते, रेखा ने कहा। कोई मकामी आदमी उनके साथ है, वरना उन्हें इस क्रैक का इल्म नहीं हो सकता, काशी ने कहा। हाँ, जाहिर है, रेखा ने कहा। मेरा ख्याल है रेखा कि हम 2 घंटों बाद इस क्रैक के अंदर बम फायर करते या बेहोश कर देने वाली गैस फायर करते, काशी ने कहा। क्यों, इस ख्याल की वजह? रेखा ने चौंक कर कहा। इमरान और उसके साथी बेहद होशियार और तेज हैं और पहाड़ियों में बहरहाल उनके पास इधर उधर होने और मुकाबला करने के मौके मौजूद होंगे, लेकिन अगर हम अंदर बम फायर करते या बेहोश कर देने वाली गैस फायर करते तो फिर उन्हें आसानी से और यकीनी तौर पर हलाक किया जा सकता है, काशी ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन किस वक्त? रेखा ने कहा। शेखर ने 2 घंटे बताए हैं, हम ठीक 2 घंटों बाद फायर खोल देंगे, काशी ने कहा। नहीं, क्रैक सीधा तो नहीं होगा, लामहला टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसलिए फायरिंग से ये सब लोग बैक वक्त नहीं मर सकते। अलबत्ता बेहोश कर देने वाली गैस अगर काफी मिकदार में अंदर फायर कर दी जाए तो ये सब यकीनी तौर पर बेहोश हो जाएंगे और फिर उसी बेहोशी के आलम में उन्हें बाहर निकालकर उसी हालत में उन्हें गोलियों से उड़ाया जा सकता है, रेखा ने कहा। लेकिन फिर आप उन्हें होश में लाने का कहेंगी और ये लोग होश में आकर सिचुएशन बदल देंगे, काशी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रेखा बेख्तियार हंस पड़ी। चलो, वादा रहा कि इस बार इन्हें होश में नहीं लाया जाएगा और बेहोशी के आलम में ही इन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, रेखा ने कहा। ठीक है, फिर मैं इंतजामात कराऊं, काशी ने कहा। हाँ, लेकिन ख्याल रखना, काम पुख्ता होना चाहिए, रेखा ने कहा। ऐसा ही होगा, काशी ने कहा। अब मैं भी इस कार में रहूंगी। जब ये लोग बेहोश हो जाए और उन्हें बाहर निकाल लिया जाए तो मुझे बुला लेना, रेखा ने कहा। तो काशी ने इस बात में सर हिला दिया। शागिल फिरोजा शहर के बड़े होटल फिरोजा के एक कमरे में मौजूद था कि ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज सुनाई दी तो शागिल बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने मेज पर रखे हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, MS कॉलिंग ओवर, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो शागिल बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि MS का कोड वो आदमी इस्तेमाल करता था जो रेखा की दोस्त काशी के सेक्शन में शागिल का खुसूसी मुखबिर था। ओह यस, शागिल अटेंडिंग यू ओवर, शागिल ने चौंक कर कहा। बॉस, काशी का पूरा सेक्शन और मादाम रेखा खुद मगरिबी पहाड़ियों पर मौजूद है। मादाम रेखा का ख्याल था कि पाकिस्तानी एजेंट आलाज दुर्रा क्रॉस करके दारुल हुकूमत से बाहर निकलेंगे, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, वो वहां पहुंच गई हैं, वेरी बैड। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों का इंतजार करता रहूंगा जबकि वो वहां पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा भी कर देंगी, वेरी बैड, ओवर, शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन बॉस, मैं ये कॉल इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी एजेंटों ने नया रास्ता मुंतखब कर लिया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? क्या इमरान और उसके साथी दुर्रे पर पहुंच गए हैं? क्या वाकई? ओवर, शाकिल ने चीखते हुए लहजे में कहा।
वो दुर्रे की तरफ नहीं आए बॉस, बल्कि वो कारस पहाड़ी में एक कुदरती क्रैक से गुजरकर पहाड़ी के ऊपर में पहुंच रहे हैं और वहां से वो आसानी से फिरोजा पहुंच सकते हैं बगैर दुर्रे को क्रॉस किए, और इस वक्त वो क्रैक में मौजूद हैं। ओवर। एमएस ने कहा, ओ ओ, इसका मतलब है कि रेखा और काशी वहीं दुर्रे पर उनका इंतजार करती रह जाएंगी। लेकिन तुम्हें कैसे इल्म हो गया इस बारे में? ओवर। शाकिल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, बॉस, मादाम रेखा और मैडम काशी दोनों को इसका इल्म है और उन्होंने इन एजेंटों के खात्मे का फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया है। ओवर। एमएस ने कहा, ओ, कैसा इंतजाम, जल्दी बताओ। ओवर। शाकिल ने तेज लहजे में कहा, उन्होंने कारस पहाड़ी के उकब में जहां क्रैक का दहाना है वहां अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। पहले उनका ख्याल था कि जैसे ही ये एजेंट क्रैक से बाहर निकलेंगे उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन अब मैडम काशी ने जो अहकाम दिए हैं उनके मुताबिक 1 घंटे बाद जब वो एजेंट क्रैक के दहाने के करीब पहुंच चुके होंगे, क्रैक में इंतहाई ज़ूद असर बेहोश कर देने वाली गैस काफी मिकदार में फायर करती जाएगी, फिर उन्हें बाहर निकालकर बेहोशी के आलम में गोलियों से हलाक कर दिया जाएगा। ओवर। एमएस ने कहा, क्या ये बात यकीनी है कि वो पाकिस्तानी एजेंट ही हैं? ओवर। शागिल ने कहा, यस बॉस, मादाम रेखा और मैडम काशी दोनों को मुकम्मल यकीन है। ओवर। एमएस ने जवाब दिया, वेरी बैड, इसका मतलब है कि वो क्रेडिट ले जाएंगी। क्या तुम किसी तरह उन्हें रोक सकते हो? तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ओवर। शाकिल ने कहा, ओ नहीं जनाब, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ, वो तो मुझे ही गोली से उड़ा देंगी। ओवर। दूसरी तरफ से एमएस ने सहमे हुए लहजे में कहा, अच्छा, क्या तुम इन पाकिस्तानी एजेंटों को अलर्ट कर सकते हो? ओवर। शागिल ने होंठ भींचते हुए कहा, अलर्ट? वो कैसे जनाब, वो तो क्रैक में है और मैं क्रैक से बाहर मौजूद हूँ और क्रैक के दहाने पर मैडम काशी के सेक्शन के अफराद का कब्जा है। ओवर। एमएस ने जवाब देते हुए कहा, ओके ठीक है, तुम मुझे लोकेशन बताओ, तफसील से बताओ कि किस लोकेशन पर है ये क्रैक और किस लोकेशन पर ये लोग मौजूद है। ओवर। यकलक शागिल ने लहजा बदलते हुए कहा, तो दूसरी तरफ से लोकेशन बता दी गई। शागिल ने कई सवालात करके मजीद तफसीलात मालूम की और फिर ओवर एंड ऑल कहकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब इन पाकिस्तानी एजेंटों के क्रैक से बाहर आने में 1 घंटा रहता है और इस 1 घंटे में सब कुछ मुकम्मल हो जाना चाहिए, शागिल ने कहा, और उसके साथ ही उसने फोन का रिसीवर उठाया और फोन पे इसके नीचे मौजूद सफेद रंग के बटन को प्रेस करके उसने फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मंगल सिंह बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज सुनाई दी। शाकिल बोल रहा हूँ। शाकिल ने मखसूस तहकुमाना लहजे में कहा, यस बॉस, हुक्म बॉस। दूसरी तरफ से मंगल सिंह ने इंतहाई नरम लहजे में कहा, क्या हमारे पास ओपन एरिया में फौरी तौर पर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल मौजूद हैं? शाकिल ने पूछा। यस बॉस, आपने खुद ही तो हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर उनका खासा बड़ा जखीरा साथ ले लिया था कि शायद पाकिस्तानी एजेंटों को ओपन एरिया में बेहोश करना पड़ जाए। दूसरी तरफ से मंगल सिंह ने कहा, मुख्तसर बात किया करो, नॉनसेंस। क्या मैं रह गया हूँ ये कहानियां सुनने के लिए? नॉनसेंस। शागिल को इसकी तमीज सुनकर बेख्तियार गुस्सा आ गया था। यस बॉस, मौजूद है बॉस। मंगल सिंह ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, उन्हें हेलीकॉप्टर में पहुंचाओ और सेक्शन के 2 आदमियों को भी मुसल्ला करके हेलीकॉप्टर पर बिठाओ। मैं पहुंच रहा हूं, हमने पहाड़ियों पर जाकर मिशन मुकम्मल करना है। शागिल ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने रिसीवर रखा और उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही उसकी जीप होटल फिरोजा के कंपाउंड गेट से निकलकर तेजी से दौड़ती हुई उस तरफ को जा रही थी जहां एक खुले अहाते में उसके आदमियों ने हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। वहां 2 हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे और 2 बड़ी जीपें भी। मंगल सिंह फिरोजा में उसका इंचार्ज था। थोड़ी देर बाद उसकी जीप अहाता में दाखिल हुई तो वहां मौजूद 10-12 मुसल्ला अफराद ने उसे बाकायदा सैल्यूट किया। शागिल तेजी से नीचे उतरा। उसी लम्हे एक छरीरे जिस्म का नौजवान तेजी से आगे बढ़ा और उसने बड़े मोतबाना अंदाज में शागिल को सलाम किया। यह मंगल सिंह था। क्या हेलीकॉप्टर तैयार है? शागिल ने उसे मुखातिब होकर कहा, यस बॉस। इस बार मंगल सिंह ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जो साथ जाएंगे उन्हें लेकर मीटिंग रूम में पहुंच जाओ, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बेहद कम है, शागिल ने कहा और तेज तेज कदम उठाता इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े कमरे में मौजूद था। यहाँ एक मुस्ततिल शक्ल की मेज और उसके गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थी। उसी लम्हे मंगल सिंह और उसके पीछे 2 नौजवान वहां पहुंच गए। बैठो, शागिल ने कहा तो वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। सुनो, पाकिस्तानी एजेंट कारस पहाड़ी के कुदरती क्रैक में मौजूद हैं और दूसरी तरफ से निकलकर वो फिरोजा आना चाहते हैं ताकि आलाश दुर्रे से गुजरने से बच जाएं। लेकिन पावर एजेंसी की मादाम रेखा और उसकी फ्रेंड काशी अपने सेक्शन समेत वहां पहले से मौजूद हैं। शायद उन्हें भी यही एहसास था कि इमरान इस दुर्रे से गुजरेगा, या फिर उन्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया होगा और उसने ये सोचा होगा कि
कि इमरान इस दर्रे से गुजरकर फिरोजा पहुंचेगा, इसलिए मैं पहले से यहाँ मौजूद हूँ। चुनांचे उसने इमरान के खिलाफ ऑपरेशन वही दुर्रे में ही करने का फैसला कर लिया है, ताकि इमरान और उसके साथियों की हिलाकत का क्रेडिट सीक्रेट सर्विस की बजाय पावर एजेंसी को मिल जाए। मुझे इत्तला मिली है कि इमरान और उसके साथी इस दुर्रे से गुजरने की बजाय कारस पहाड़ी के किसी कुदरती क्रैक से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका इल्म पावर एजेंसी के रेखा और काशी को हो गया। चुनांचे उन्होंने प्लानिंग की है कि जैसे ही इमरान और उसके साथी क्रैक के दहाने के करीब पहुंचेंगे, वो क्रैक में बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देंगे। इस तरह इमरान और उसके साथी क्रैक में ही बेहोश हो जाएंगे और वो उन्हें बाहर निकालकर उनका खात्मा कर देंगे। इस तरह हम यहाँ बैठे मुंह देखते रह जाएंगे, जबकि पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत का क्रेडिट पावर एजेंसी को हासिल हो जाएगा। और इस बार सदर साहब ने खुलेआम कह दिया है कि जो एजेंसी नाकाम रहेगी उसे या तो खत्म कर दिया जाएगा या दूसरी एजेंसी में मदगम कर दिया जाएगा। इसलिए अगर पावर एजेंसी कामयाब रही तो नतीजा ये होगा कि रेखा को सीक्रेट सर्विस का भी चीफ बना दिया जाएगा और हम सब उसके मातहत बन जाएंगे। अब तुम बताओ कि तुम ऐसा बर्दाश्त कर सकते हो? शाकिल ने तेज लहजे में बात करते हुए कहा। यस बॉस, मंगल सिंह ने कहा तो शाकिल बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम ऐसा बर्दाश्त कर सकते हो? शाकिल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। नो बॉस, मंगल सिंह ने चौंक कर जवाब दिया। क्या यस बॉस नो बॉस की रट लगा रखी है? खुलकर बात करो। नॉनसेंस, शाकिल ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। वो बॉस, आपने खुद ही कहा था कि मुख्तसर बात किया करो, इसलिए बॉस, मंगल सिंह ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। नॉनसेंस, जल्दी बताओ तुम क्या कहते हो? शाकिल ने कहा। बॉस, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी बजाय हम उस मादाम रेखा के मातहत बन जाए? आप जैसा अफसर तो सदियों तक पैदा नहीं हो सकता बॉस। मंगल सिंह को इजाजत मिली तो उसने दोबारा तफसीली बात करते हुए कहा, लेकिन इस बार चूंकि उसने शाकिल की तारीफ की थी, इसलिए शाकिल के चेहरे पर गुस्से की बजाय मसरत के तासुरात उभर आए थे। तुम क्या कहते हो? शाकिल ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा जो खामोश बैठे थे। बॉस, हमें आप पर फक्र है, दोनों ने कहा तो शाकिल का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। हम हेलीकॉप्टर पर यहाँ से ट्रांस पहाड़ी तक जाएंगे और वहाँ हेलीकॉप्टर को नीचे उतारकर वहाँ से पैदल आगे जाएंगे। इस तरह हम सीधे कारस पहाड़ी के बाएं तरफ पहुँच जाएंगे। इस दौरान वो लोग इन एजेंटों को क्रैक से बाहर निकालने में मसरूफ होंगे। जब वो उन्हें बाहर निकाल लेंगे, हम उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देंगे और इस तरह वो सब बेहोश हो जाएंगे और हम हेलीकॉप्टर को वहां ले जाकर इन पाकिस्तानी एजेंटों को उसी बेहोशी के आलम में वहां से उठाकर हेलीकॉप्टर में ला देंगे और फिर उन्हें यहाँ फिरोजा ले आएंगे। यहाँ पहुंचकर हम उन्हें हलाक कर देंगे। उसके साथ ही हम आला हुकाम को इत्तला दे देंगे कि पाकिस्तानी एजेंट फरार होकर जा रहे थे, कि हमने उन्हें ट्रेस करके हलाक कर दिया। इस तरह रेखा को भी ये मालूम ना हो सकेगा कि कौन उन्हें निकाल कर ले गया है और ना उसके पास कोई सबूत होगा। शाकिल ने कहा, लेकिन बॉस, जब हम पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर देंगे तो लाजमी बात है कि वो समझ जाएगी कि हम उन्हें उनकी तहवील से निकाल कर ले गए हैं। मंगल सिंह ने कहा, ये बात की बात है, बहरहाल क्रेडिट हमें मिल जाएगा। चलो उठो, अब हमने इस प्लानिंग पर अमल करना है, शाकिल ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो मंगल सिंह और उसके साथ बैठे हुए दोनों आदमी भी उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता हुआ पहाड़ियों की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। पायलट सीट पर मंगल सिंह था, जबकि साइड सीट पर शाकिल और उग्बी सीट पर दोनों मुसल्ला आदमी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम रखना ताकि रेखा और उसके आदमियों को यह नजर न आ सके, वरना वो होशियार हो जाएंगे, शाकिल ने कहा। यस बॉस, मंगल सिंह ने जवाब दिया और फिर निस्फ घंटे की परवास के बाद उसने शाकिल के कहने पर हेलीकॉप्टर एक मुस्तैद चट्टान पर उतार दिया। आओ, अब यहाँ से हमने पैदल जाना है, लेकिन मोहतात रहना। हाँ, वो गैस पिस्टल ले लेना, शाकिल ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए कहा। बॉस, कहीं हम लेट ना हो जाए और वो उन्हें गोली मार दे, मंगल सिंह ने कहा। मार दे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने भी तो उन्हें गोली ही मारनी है, शाकिल ने जवाब दिया तो मंगल सिंह ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद अचानक शाकिल बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। मंगल सिंह भी उसके करीब आ गया। उन्हें सामने चट्टानों के पीछे छुपे हुए मुसल्ला अफराद साहब दिखाई दे रहे थे। उनकी शागिल और मंगल सिंह की तरफ पुश थी। उसी लम्हे एक चट्टान के पीछे हरकत हुई तो शागिल ने चौंक कर देखा तो उसने वहां मादाम रेखा और काशी को उठकर सीधे खड़े होते हुए देखा। बस काफी है, रेखा ने ऊंची आवाज में कहा। उसका रुख दूसरी तरफ था और उसके साथ ही काशी भी खड़ी थी और उसके साथ ही चट्टानों के पीछे छुपे हुए सब मुसल्ला अफराद उठकर खड़े हो गए थे। फिर रेखा और काशी उछलकर चट्टान पर चढ़ी और आगे बढ़ गई। उनके साथ ही उनके बाकी साथी भी आगे बढ़ गए। गैस पिस्टल हाथों में ले लो, आओ लेकिन मोहतात रहना, शाकिल ने आहिस्ता से कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसके साथी उसकी पैरवी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उन चट्टानों के पीछे पहुंच गए जहां पहले रेखा और उसके साथी छुपे हुए थे।
लेकिन अब उन्हें वो सब एक कार के दहाने के बाहर खड़े नजर आ रहे थे। और फिर उनके देखते ही देखते उस दहाने से मादम रेखा के कई आदमी बाहर आने लगे। उन सब के कांधों पर बेहोश अफराद लदे हुए थे और शागिल समझ गया कि ये इमरान और उसके साथी हैं। यहाँ लिटा दो इन्हें, रेखा ने कहा। और फिर इमरान और उसके साथियों को वहीं हमवार जगह पर लिटाया जाने लगा। थोड़ी देर बाद वहां 2 औरतें और 5 मर्द मौजूद थे। अच्छी तरह चेक करो, कोई और अंदर तो नहीं रह गया, रेखा ने कहा। नो मादाम, यही लोग थे अंदर, एक आदमी ने जवाब दिया। तो शागिल ने मंगल सिंह के हाथ से गैस पिस्टल लिया और उसका रुख उस तरफ कर दिया जहां मादाम रेखा, काशी और उनके आदमी बेहोश पड़े हुए अफराद के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। हा हा हा, अब इमरान और उसके साथियों की हलाकत का क्रेडिट पावर एजेंसी को मिलेगा। पावर एजेंसी को वो अहमद शागिल फिरोजा में बैठा उनका इंतजार ही करता रह जाएगा। जगलक रेखा ने बड़े फातियाना अंदाज में कह कहा मारते हुए कहा और उसके साथ ही उसने साथ खड़े हुए एक मुसल्ला आदमी के हाथ से मशीन गन झपट ली। लेकिन फिर इससे पहले कि वो मशीन गन का फायर खोलती, शागिल ने ट्रिगर दबा दिया और सटक सटक की आवाजों के साथ ही गैस पिस्टल से कैप्सूल मुसलसल गिरकर फटने लगे। रेखा और उसके साथी तेजी से मुड़े, लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ समझते अचानक वो सब लहराकर गिरने लग गए, जबकि शागिल ने सांस रोक लिया था। जब सब नीचे गिर गए तो शागिल उठकर खड़ा हो गया और उसके साथ ही वो पीछे हटता चला गया। उसके साथियों ने भी सांस रोके हुए थे और वो भी पीछे हटते जा रहे थे। बस काफी है, अब सांस ले लो, शागिल ने कहा तो सबने सांस लेने शुरू कर दिए। मंगल सिंह, जाकर हेलीकॉप्टर ले आओ यहाँ, जल्दी करो, शागिल ने मंगल सिंह से कहा। तो मंगल सिंह तेजी से मुड़कर चट्टाने पलांगता हुआ उनकी नजरों से गायब हो गया, जबकि शागिल आगे बढ़ गया। बॉस, क्यों ना इन सबको आप हलाक कर दे, अचानक एक आदमी ने कहा। तो शागिल बेख्तियार चौंक पड़ा। किन की बात कर रहे हो, शागिल ने चौंक कर पूछा। इन सब की बॉस, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारा, शागिल ने तेज लहजे में पूछा। रोशन चंद बॉस, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। रेखा, काशी और उसके आदमी सरकारी आदमी हैं, हम उन्हें कैसे हलाक कर सकते हैं, क्या तुम अहमक हो, शागिल ने कहा। मेरा मतलब था बॉस कि इन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर दिया जाए, रोशन चंद ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं, यहाँ नहीं, वरना यहाँ खून के धब्बे रह जाएंगे और हमारी सारी कहानी ही गलत हो जाएगी। अलबत्ता ये हलाक जरूर होंगे, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ फिरोजा के अहाते में, शागिल ने कहा। तो रोशन चंद ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ वहां पहुंचकर उतर गया। तो शागिल के हुक्म पर मंगल सिंह और उसके साथियों ने इमरान और उसके साथियों को उठा उठाकर हेलीकॉप्टर के उगबे हिस्से में लिटाना शुरू कर दिया। 2 औरतों और 5 मर्दों को उगबे खाली हिस्से में लिटाने के बाद वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता हुआ वापस फिरोजा की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि शागिल का चेहरा फातियाना मुस्कुराहट से जगमगा रहा था। वो शिकार छीनकर ले जाने में कामयाब हो गया था और जाहिर है अब क्रेडिट उसको ही मिलना था। इमरान की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक तो उसके जहन पर गुनूदगी जैसे तासुरात छाए रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर पूरी तरह बेदार होने लग गया। तो उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि वो किसी कश्ती या बहरी जहाज में मौजूद हैं, क्योंकि उसके जिस्म में मखसूस अंदाज की थरथराहट दौड़ रही थी। उसके साथ ही उसके जहन में फिल्म के मनाजिर की तरह बेहोश होने से पहले के वाकयात घूम गए। उसे याद था कि वो नौटरॉन के आदमी जाबिर की रहनुमाई में पहाड़ियों पर पहुंचे थे और फिर एक पहाड़ी के दामन में वाकई कुदरती क्रैक में दाखिल हो गए थे, जो जाबिर के बकौल उस कारस पहाड़ी के उगबी तरफ जा निकलता था और उसकी वजह से उन्हें आलाश दुरे से गुजरने की जरूरत बाकी न रहेगी और वो पहाड़ियों के अंदर से ही फिरोजा की बजाय करीबी शहर रागी पहुंच जाएंगे, जहां से वो आसानी से नापाल की सरहद पार करके नापाल में दाखिल हो जाएंगे। क्रैक खासा तंग भी था और उसमें जगह जगह ऐसी रुकावटें भी मौजूद थी कि इमरान और उसके साथियों को उस क्रैक में से गुजरने के लिए खासी मेहनत करना पड़ रही थी। बहरहाल वो किसी न किसी तरह आगे बढ़ते रहे। क्रैक कुदरती तौर पर पहाड़ी के दामन से शुरू होकर मुसलसल ऊपर की तरफ उठता जा रहा था और इमरान के पूछने पर जाबिर ने उसे बताया था कि वो पहाड़ी की दूसरी तरफ चोटी के करीब जा निकलेंगे। लेकिन फिर जब वो तकरीबन 2-2.5 घंटों की शदीद मशक्कत और रुकावटों का मुकाबला करते हुए क्रैक के दूसरे दहाने के करीब पहुंचे तो अचानक दहाने में से कोई चीजें अंदर आकर उनके कदमों में गिरी। एक लम्हे के लिए तो इमरान ने यही समझा कि ये कोई छोटे परिंदे हैं जो अचानक दहाने में दाखिल हो जाने की वजह से नीचे आ गिरे हैं, लेकिन दूसरे लम्हे सटक सटक की मखसूस आवाजें सुनकर उसके जहन ने फौरी फैसला कर लिया कि ये बेहोश कर देने वाली गैस की कैप्सूल है। और ये सोच आते ही उसने लाशऊरी तौर पर सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा करना बेसूद साबित हुआ क्योंकि गैस इस दौरान अपना असर दिखा चुकी थी और उसका जहन तारीक पड़ गया। लेकिन अब उसे अचानक होश आया था। उसने एक लम्हे के लिए
खुसूसी तौर पर माहौल का जायजा लिया तो दूसरे लम्हे वो ये महसूस करके चौंक पड़ा कि वो किसी हेलीकॉप्टर के उगबे हिस्से में फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके साथी भी उसके साथ ही फर्श पर मौजूद थे, जबकि सामने सीटों पर कुछ लोग मौजूद थे जिनकी पुश्त इमरान और उसके साथियों की तरफ थी। बॉस, हेलीकॉप्टर क्या अहाते में उतारना है? एक आवाज सुनाई दी। तो और कहाँ ले जाना है इसे? दूसरी आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि ये शागिल की आवाज थी। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके और उसके साथियों के जिस्मों को सामान बांधने वाली एक मखसूस बेल्ट के साथ इस तरह बांधकर हेलीकॉप्टर के उगबे हिस्से में लगे हुए मखसूस बक्सों के साथ अटैच किया गया था कि जैसे वो इंसान ना हो बल्कि ऐसा सामान हो जिसके टूट जाने का खतरा हो। उस बेल्ट की वजह से वो अब फौरी तौर पर उड़ भी ना सकता था और ना इस बेल्ट को खोल सकता था, क्योंकि बेल्ट के दोनों सिरे उससे काफी फासले पर थे और बेल्ट इस कदर टाइट थी कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। वो समझ गया कि शागिल ने ये सब कुछ इस खौफ से किया है कि कहीं अचानक होश में आकर उनके खिलाफ हरकत में न आ जाए, लेकिन उसके साथ ही उसे ये समझना आ रही थी कि शागिल को कैसे इस बात का इल्म हो गया था कि वो क्रैक से गुजर कर आ रहे हैं, और फिर उसने अपनी फितरत के मुताबिक क्रैक में खौफनाक बम फेंकने की बजाय बेहोश कर देने वाली गैस फायर कराई और अब वो उन्हें बेहोशी के आलम में उठाए हेलीकॉप्टर पर लिए जा रहा है। लेकिन जाहिर है फिलहाल उसके पास इन सवालों का जवाब न था। अलबत्ता वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि उसको जल्दी होश आ गया था, वरना हो सकता था कि शागिल किसी जगह ले जाकर उन्हें बेहोशी के आलम में ही हलाक कर देता। उसने अपना हाथ खिसकाकर जेब में डाला तो दूसरे लम्हे वो ये महसूस करके हैरान रह गया कि उसकी जेब में मशीन पिस्टल मौजूद था। इसका मतलब था कि उनकी तलाशी नहीं ली गई। बहरहाल मशीन पिस्टल की मौजूदगी की वजह से उसे खासी तसल्ली हो गई थी और उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम होना शुरू हो गई तो इमरान समझ गया कि हेलीकॉप्टर उस इलाके में उतर रहा है जहां के बारे में शागिल से पूछा गया था। और फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। इन्हें उठाकर अंदर बड़े कमरे में ले आओ, जल्दी करो, शागिल की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद उठ खड़े हुए। इमरान ने न सिर्फ आंखें बंद कर ली थी बल्कि उसने अपना सांस भी रोक लिया था ताकि उन लोगों को फौरी तौर पर यह मालूम ना हो सके कि वो होश में आ चुका है। और फिर बेल्ट खोली गई और उन्हें एक एक करके उठाकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतार लिया गया। इमरान के सारे साथी बदस्तूर बेहोश थे, इसलिए वो फौरी तौर पर हरकत में न आ सकता था, वरना उसके साथियों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। इमरान को सबसे आखिर में हेलीकॉप्टर से निकालकर कांधे पर लाद कर लाया गया और फिर उसे एक कमरे के फर्श पर इस तरह डाल दिया गया जैसे कोई भारी बोझ उतार फेंकता है। गो इस तरह गिरने से इमरान के जिस्म में दर्द की तेज लहरें दौड़ गई थी, लेकिन जाहिर है इमरान के मुंह से कोई आवाज ना निकली थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो उसने शागिल को सामने खड़े हुए देखा। उसके हाथ में मशीन गन थी और उसके चेहरे पर बड़े फातियाना तासुरात नुमाया थे। हा, आज ये शैतान बेबस हुए मेरे सामने पड़े हैं, शागिल ने ऊंची आवाज में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन सीधी कर ली। इनमें से इमरान कौन है? मैं पहले इस इमरान का खात्मा करूंगा, शागिल ने अचानक चौंक कर कहा।